हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पे। तो आज फिर हम लोग क्या करेंगे कि राज्य व्यवस्था यानी कि जो पॉलिटी साइंस है उसके प्रश्नों को हम लोग करेंगे जो आपके एसएससी जीडी में पिछले सालों में हुए एग्जामों में पूछा गया है। तो आज हमारा क्या होगा, तीसरा भाग होगा। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि आपातकालीन के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 14-15, अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 18-19 या अनुच्छेद 16-17। तो देखिए, जब भी क्या होता है कि भारत में किसी भी प्रकार का अगर आपात लगता है, हालांकि तीन प्रकार के आपात होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। एक होता है आपका कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंस जो रूल लगता है। फिर वित्तीय आपात लगता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीन प्रकार के लगते हैं। तो उन किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जाएगा। यानी ये अधिकार तो उसके बने ही रहेंगे, ठीक है ना। बाकी सारे मूल अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं, ठीक है। तो देखिए, आप कहोगे कि ये आपातकाल की बात करते हैं, ये किस आर्टिकल में है, ठीक है। आपातकाल, ठीक है, आपातकाल। देखिए, जो आपातकाल की हम लोग बात करते हैं तो भाई आपातकाल जो होगा ये कहीं ना कहीं तीन प्रकार के होता है। एक कौन सा है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। 360, ठीक है। इसमें होगा क्या, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। इसमें होगा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। इसमें होगा वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, ठीक है। ये तीन प्रकार के होते हैं। अगर ये तीन प्रकार के अगर लगते भी है ना, तो उसमें कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद नहीं निलंबित होगा, 20 और 21 नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब ये 20 में क्या है और 21 में क्या है नहीं। तो इसमें पता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 20 में क्या है, जो आपका अनुच्छेद 20 है, इसमें कहा गया है कि दोष सिद्धि या दोष सिद्ध, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ठीक है। और आर्टिकल 21 तो सभी को पता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। तो दोष सिद्धि के संरक्षण में मैंने दोष सिद्धि के संरक्षण में भी तीन प्रकार का संरक्षण है। तीन प्रकार का संरक्षण। तो तीन प्रकार के कौन कौन संरक्षण है। एक संरक्षण यही है कि भाई अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी, दो बार नहीं दी जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरा एक ये होता है कि जिस समय अपराध वो किया है, जिस समय अपराध किया है उस समय जो रूल्स लागू हैं उसी रूल्स के अनुसार उसको क्या मिलेगा, अपराध मिलेगा। ऐसा नहीं कि बाद में अगर कोई नियम लागू होते तो बाद के लिए वो उस पर लागू कर दे, नहीं। जिस समय अपराध किया है उस समय उसी समय के नियम के अनुसार से उसे क्या दिया जाएगा, सजा दी जाएगी, ठीक है। तो एक व्यक्ति को एक बार सजा किया तो उसे एक बार ही, एक अपराध किया तो एक बार ही उसे क्या मिलेगी, उसे सजा मिलेगी, ठीक है, एक बार ही सजा मिलेगी। दूसरी बात क्या है कि जिस समय नियम लागू होंगे उसी समय अपराध किया तो वही नियम लागू होंगे, आगे के पीछे के नियम उस पर लागू नहीं होंगे। और तीसरा क्या है कि उसे विवश नहीं किया जाएगा अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए, उसे विवश नहीं किया जाएगा। तो ये तीन प्रकार के संरक्षण उसके हैं और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल देखेंगे ये सब इसमें, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये आपातकाल, अगर भाग की बात करेंगे ना कि किस भाग में है, तो भाग तो इसमें कौन सा है, भाग तो 18 है, ठीक है। भाग कौन सा है, भाग 18 है। तो आपातकालीन व्यवस्था हमने जर्मनी के संविधान से लिया हुआ है, ठीक है। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या डैश दी गई है मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। देखो, इसमें तो कंफ्यूजन कहीं होने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि सही आंसर क्या है आपका 395। कितना है, 395। तो अगर देखा जाए
कि अगर मूल संविधान की बात करें हम यहाँ पे देखो, मूल संविधान, मूल संविधान, तो मूल संविधान में क्या क्या चीजें कितनी थी, थोड़ी दो तीन चीजों को देख लेते हैं। अगर मैं बात करूंगा कि इसमें भाग कितने थे, इसमें अनुसूची कितनी थी, अनुसूची कितनी थी, और अनुच्छेद कितने थे, ठीक है, अनुच्छेद। तो देखेंगे भागों की संख्या की बात करेंगे तो भाग कितने हैं, 22 भाग हुआ करते थे, ठीक है। अनुसूची की बात करें तो अनुसूचियों की संख्या कितनी हुआ करती थी, 8 हुआ करती थी। अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद हमारे तो 395 है ही है। लेकिन अगर वर्तमान में की अगर हम परिदृश्य देखें, ठीक है ना, अगर यहाँ पे हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान संविधान की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, वर्तमान संविधान की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें थोड़ी सी बात अलग हो जाती है। क्या अलग हो जाती है, देखो जरा, इसमें अगर हम बात करते हैं तब भाग कितने हो जाएंगे और तब अनुसूचियां कितनी हो जाएंगी, अनुसूची कितनी हो जाएंगी और तब इसमें अनुच्छेद कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो भाग वैसे देखेंगे तो भाग कितने हो गए हैं, 25। ये भाग नंबरों में नहीं बढ़ेंगे, ये कैसे बढ़े हैं, जैसे 14 क, जैसे 9 क, 9 ख, ऐसे बढ़े हैं। अनुसूचियों की बात करें तो वर्तमान में 12 क्या है आपकी अनुसूचियां हैं, और अनुच्छेदों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये 465 से भी ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। लेकिन अनुच्छेद ऐसे नहीं बढ़े हैं कि लास्ट अनुच्छेद 395 है तो 396 हो गया, 397 हो गया, 398 हो गया, नहीं, ऐसे नहीं बढ़ा है। ये सब आर्टिकल के रूप में बढ़े हैं। जैसे आपने पढ़ा ना 21A में क्या है, शिक्षा का अधिकार, 21A, ऐसे भाग बढ़े, ऐसे अनुच्छेद बढ़े हैं, ठीक है। वैसे भाग भी बढ़े हैं, जैसे 14 क, 4 क, 9 क, इस तरीके से बढ़े, ठीक है। तो आपको इस तरीके को ध्यान रखना होगा, वर्तमान क्या है और कैसे मूल रूप में क्या है। हालांकि अनुच्छेद घटते बढ़ते रहते हैं, ये डाटा फिक्स नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वर्तमान में 465 से ज्यादा ही अनुच्छेद हो चुके हैं, ठीक है। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का डैश डैश के कोई रूप में जाना जाता है। भाई ये तो अगर राष्ट्रपति को हटाओगे तो महाभियोग तो लाओगे, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 में है, ठीक है। तो महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान में, किस संविधान से लिया है, तो अमेरिका के। विरासत का अधिकार, ठीक है ना, विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है, तो विरासत अधिकार अगर ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो खुद अंदाजा लग जाएगा। तो विरासत अधिकार अनुज्ञात भूमि, भूमि प्रदूषण, भूमि विभाजन या भूमि की कमी, तो ये लेके जाएगा भूमि का विभाजन, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। तो ये है भाई क्या, भारत का सबसे बड़ा क्या है भाई संविधान। पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का है। क्यों है, रीजन किस क्या है, तो रीजन ये है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग आर्टिकल्स है, अलग अलग अनुच्छेद हैं। आप देखेंगे भाग 5 में केंद्र है तो भाग 6 में राज्य है, तो राज्य और केंद्र के अलग अलग आर्टिकल हैं, इसलिए क्या हो गया है, भारत का संविधान सबसे लंबा हो गया है, ठीक है। अब पूछेगा, अगर कहा जाए क्यों, ठीक है, क्यों ये सबसे लंबा है संविधान विश्व का लिखित, ठीक है, तो बताएंगे कि क्योंकि केंद्र व राज्यों के लिए अलग अलग क्या है, अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद हैं, क्या है, अलग अलग अनुच्छेद हैं, इसलिए क्या है ये बड़ा हो गया है, ठीक है, इसलिए आर्टिकल ये क्या संविधान बड़ा हो गया है। जबकि अमेरिका की बात करें तो ये क्या है कि विश्व का प्रथम ये क्या है, लिखित संविधान है, क्या है, लिखित संविधान है, विश्व का प्रथम क्या है, लिखित संविधान है। भारत में सर्वोच्च क्या है, आप बताएंगे कि भारत में सर्वोच्च क्या है, तो यहां पे सर्वोच्च है संविधान, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। अमेरिका में सर्वोच्च क्या है,
यहां पे सर्वोच्च क्या माना गया है? तो यहां पे सर्वोच्च माना गया है किसे माना गया है? न्यायालय को। क्या किसे माना गया है? न्यायालय को माना गया है, ठीक है ना। और जबकि ब्रिटेन में सर्वोच्च क्या माना गया है? वहां की कह सकते हैं जो संसद है उसको सर्वोच्च माना गया है ब्रिटेन में, ठीक है। तो ये बात रखने का भारत का सबसे लंबा संविधान है भाई लिखित पूरे विश्व में। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से तक होता है। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो, तो कुल मिला के ये कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो सबको पता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और 6 वर्ष किसका होता है? राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्न में से क्या 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? यानी ये कह रहा है कि जब संविधान हमारा लागू हुआ तो उस समय वो नियम कानून उसमें नहीं ऐड थे, लेकिन बाद में ऐड हुए हैं। तो कौन है उसमें? आपातकालीन प्रावधान, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार। तो हमें सबको पता है कि भाई मूल अधिकार, मूल जो कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं ये तो बाद में ऐड हुए हैं ना। ये तो हमने पढ़ा कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, ये तो पढ़ा ना, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर क्या हुआ था कि 42वें है नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा क्या हुआ था? ये जुड़ा था बाद में, है नहीं, जो हमने क्या किया था? रूस के संविधान से मूल कर्तव्य को अपनाया है, ठीक है। तो ये तो मूल संविधान में नहीं था, बाकी सारे मूल संविधान में ही थे, ठीक है। आगे देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 26 जनवरी 1952 को, 28 जनवरी 1952 को, या 26 जनवरी 1948 को, 28 जनवरी 1950 को। देखो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है ना उसका उद्घाटन तो भाई इस समय हुआ था 28 जनवरी 1950 को, ठीक है, 1950 को। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर कि कहीं ना कहीं कि वर्तमान हमारे भारत के सीजीआई कौन है? सीजीआई कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर, या ऐसे कह सकते हैं उनका नाम है संजीव खन्ना। क्या नाम है? संजीव खन्ना। ये बने, ठीक है, ये बने हैं संजीव खन्ना हमारे सीजीआई, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखिएगा वर्तमान। तो न्यायालय का जो सर्वोच्च न्यायालय उसका उद्घाटन इस समय हुआ था, ठीक है ना, इस समय हुआ था। हालांकि आप देखेंगे ना तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय कुछ समय तक तो संसद में ही उसकी बैठकें हुई थी, बाद में अपना खुद का इन्होंने बिल्डिंग बनाया सर्वोच्च न्यायालय ने, नहीं उससे पहले वो संसद में ही इनके कार्यक्रम होते थे। डैश डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। कह रहा है कि कौन सी वो पंचवर्षीय योजना है जिसमें स्थिरता के साथ विकास, ठीक है, स्थिरता के साथ विकास मतलब ऐसा विकास करो जो स्थिर रहे। ऐसा नहीं कि आज हमने उद्योग लगाए कल खत्म हो गए, नहीं, स्थिरता के साथ विकास जो उद्देश्य हमने रखा था वो किस पंचवर्षीय योजना में हमने रखा था। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके था हमने रखा था किसमें? क्या चौथी में रखा था? हाँ, तो क्या बताएंगे? चौथी में रखा था। अब चौथी जो पंचवर्षीय योजना है ना, कि चौथी जो 5 ईयर प्लान है, ये कब से कब चला था? ये चला था 1969 से लेकर 1974 के बीच चला था, ठीक है। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये कहीं ना कहीं डी.आर. गाडगिल, ठीक है, डी.आर. गाडगिल मॉडल पे क्या थी? आधारित थी, मॉडल पर आधारित, यानी इन्होंने ये तैयार किया था। हालांकि पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार किया जाता था योजना आयोग द्वारा, लेकिन उसमें कुछ हमारे क्या होते थे सांख्यिकीविद या कैसे अर्थशास्त्री वो तैयार करते थे, तो डी.आर. गाडगिल पे आधारित था। चौथी पंचवर्षीय योजना में एक चीज हमको ध्यान ये रखनी चाहिए कि भाई जो श्वेत क्रांति शुरुआत हुई थी ना, इसी समय हुई थी। श्वेत क्रांति की शुरुआत जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती है नहीं, तो श्वेत क्रांति की शुरुआत होती है लगभग हम देखें तो 1970 के आसपास, ठीक है ना।
इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं चौथी पंचवर्षीय योजना में ही, ध्यान रखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना में ही क्या हुआ था कि 1969 में कितने, 14, ध्यान रखिएगा, 14 बैंकों का, 14 बैंकों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि सरकार के स्वामित्व में लाया गया था 14 बैंकों को। बाद में देखेंगे तो 6 बैंक और आएंगे 1980 के आसपास में। ठीक है, और फिर देखेंगे कि 1969 में क्या हुआ, एक एक्ट आया था जिसका नाम था मोनोपोलीज। ठीक है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। ठीक, ये एक्ट भी आया था, चौथी पंचवर्षीय योजना में ही आया था। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसी समय क्या हुआ था कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी शुरू हुआ था। हालांकि इसे कहते हैं DPAP, यानी कि ड्रॉप्ड प्रॉन एरिया प्रोग्राम। ये कब आया था? तो यह आया था 1973-74 में, 1973-74 में आया था। ठीक है, ये कार्यक्रम आया था। ठीक है, तो ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इससे इतना सारा क्या हुआ, काम हुआ। आप कह सकते हैं कि कुल मिला के भाई कि 1969 से लेकर 1974 के बीच में जो कार्यक्रम हुआ होगा वो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ होगा। बाकी अगर हम बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना में ही, तो अगर देखा जाए तो 1971 में, है नी, भारत व बांग्लादेश की अगर बात करें तो ये क्या था, बांग्लादेश मतलब पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में क्या हुआ, युद्ध भी तो हुआ, युद्ध हुआ। हालांकि ये युद्ध भारत और बांग्लादेश के बीच में नहीं था, ये युद्ध जो था कहीं ना कहीं बांग्लादेश और कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान है उन दोनों के बीच में था। लेकिन भारत ने इसमें इंटरेस्ट लिया। बांग्लादेश में जो भी पाकिस्तानी सैनिक थे, ठीक है, उनको आत्मसमर्पण भारत ने ही करवाया था, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी ने अपने सैनिकों को भेजकर, मतलब भारतीय सैनिकों को भेजकर बांग्लादेश को कहीं ना कहीं क्या कराया, आजाद कराया। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं, ठीक है, तो बांग्लादेश का मतलब है पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, यानी कुल मिला के पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हो कि और लगेगा अगर हम बांग्लादेश लिख दे तो यहाँ पे आप पाकिस्तान कह सकते हो, क्योंकि हमने ये युद्ध हमने भी लड़ा। ठीक है, पाकिस्तान में हमारा भी योगदान था इसमें। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना को आपको ये इतना डाटा आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, किस योजना के तहत 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना या स्किल इंडिया। ठीक है, यहां पे क्या है, स्किल इंडिया या फिर स्किल इंडिया के तहत। ठीक है, तो अगर देखा जाए ये जो योजना है ना वो कौन सी है, तो वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को, 2014 को। मंत्रालय कौन सा था? तो मंत्रालय है कौन सा, वित्त मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया था कि भाई भारत के हर व्यक्ति के पास क्या हो, खाता हो, है नहीं, एक अकाउंट हो। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, जब अकाउंट जिन लोगों ने खुलवाया है जनधन खाते में, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है
तब भी आप क्या कर सकते हो, अपने खाता से 10,000 रुपए निकाल सकते हो। ठीक है, कुल मिला के कहीं ना कहीं ये जो वित्तीय संस्थाएं हैं, बैंक है, ये अपने ग्राहकों को सुविधा देती हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपके बैंक में एक भी पैसा नहीं है तब भी आप 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। कुल मिला के एक प्रकार का ये कहीं ना कहीं लोन हो जाता है। 10,000 रुपये निकाल सकते हैं, फिर आप 10,000 डाल दो, फिर दोबारा निकाल लो। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तब भी आप 10,000 रुपया निकाल सकते हो। और ये व्यवस्था किस प्रकार की योजना में दिया गया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। फिर बाद में आपको 10,000 रुपये भरने भी पड़ेंगे। ठीक है, तो अब स्किल इंडिया कब शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। स्किल इंडिया जो कार्यक्रम ये जो शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था भाई 15 जुलाई 2015 को ये शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 9 मई 2015 को। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये भी चला, ये शुरू हुआ था कब, तो 15 जुलाई 2015। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है वो 28 अगस्त 2014 को क्या हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 29-30 या अनुच्छेद आपका 23-24, अनुच्छेद 19-22 या अनुच्छेद 14-18। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 23 और 24 है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि जो मानव का दुर्व्यापार है उस पर क्या किया गया है, निषेध यानी कि रोक लगाया गया है कि मानव को आप क्या कर सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मानव को बेच खरीद नहीं सकते हैं, आर्टिकल 23 में कहा गया। आर्टिकल 24 में क्या कहा गया, आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, उनको जोखिमपूर्ण कार्य नहीं कराए जा सकते हैं। मतलब उनको किसी कारखानों में या किसी खादानों में काम नहीं कराया जाएगा। अगर ऐसा कराते हुए कोई संस्था या व्यक्ति पाया जाता है तो उसको दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो यह शोषण विरोधी, यानी कि शोषण भाई नहीं होगा मानव का। ठीक है ना, तो बात मेरी आप समझ पा रहे हैं कि अनुच्छेद 23 में क्या, अनुच्छेद 24 में क्या है। अनुच्छेद 23 में है कि मानव दुर्व्यापार पर निषेध है, मतलब मानव को आप खरीद बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम जो बच्चे हैं उनको खादानों या फिर कह सकते हैं कि कारखानों में काम नहीं कराया जाएगा, ताकि उनका जीवन क्या हो, बेकार हो जाए, या उनके अवस्था पे या सुकुमार अवस्था पे कोई बुरा प्रभाव पड़े। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि 1958 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन में सुधार किया गया था। अच्छा, 52वां संविधान संशोधन है, तो यहां पर थोड़ा सा इसको हम लोग सही कर लेंगे। ये 85 है। ठीक है, 1985। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें 85। तो यहाँ पे क्या सवाल बोला गया है आपसे कि 52वें संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था उसमें कौन से नियम बनाया गया था। उसमें नियम क्या बनाया गया था, कर में वृद्धि के संदर्भ में संघ और राज्य सूची में संशोधन, भारतीय गणराज्य में सिक्किम को एक राज्य के रूप में शामिल किया गया, दल बदल विरोध कानून को शामिल किया गया। तो आपने देखा, हमने इससे पहले यही तो बताया ना। ठीक है, जो अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची कौन सी थी, 10वीं अनुसूची थी नहीं, तो उसमें ये बात बोला गया। और बाकी अगर देखा जाए यहाँ पे संशोधन यही तो किया गया संशोधन उसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसमें बात हुई थी। बाकी अगर यहाँ पे देखें, भारतीय गणराज्य में सिक्किम को एक नए राज्य के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए तो ये कब शामिल किया गया था, अगर इसकी बात करें तो इसमें जो आपका कहीं ना कहीं 35वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1974 में। ठीक है, 74 में इसमें यह कहा गया था कि जो सिक्किम है इसको हमने संरक्षित राज्य के दर्जा को हटाकर इसको राज्य घोषित किया था, यानी राज्य बना दिया था। ठीक है, लेकिन जब 36वां संविधान संशोधन जो हुआ 1975 में, उसमें क्या किया हमने कि सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया हमने। ठीक है, 22वां राज्य बना दिया। ठीक है, तो 35वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 द्वारा
सिक्किम को क्या मिला, अधिराज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, लेकिन अब इसी समय क्या होगा कि जो आपका 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होगा 1975 में, इसमें क्या होगा कि सिक्किम को, यानी सिक्किम को भारत का कौन सा, तो 22वां पूर्ण राज्य बना दिया गया, पूर्ण राज्य बन गया। ठीक है, तो ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिक्किम वाला। ठीक है, बाकी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में ये देखा जाए तो 3 शब्द जोड़े गए थे। ये हालांकि जोड़े गए थे कब, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था। ये इस प्रस्तावना में ये शब्द कुछ जोड़े गए थे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था, 1948, 1951, 1950। अब ये संशोधन किया गया था 1951 में। अगर आप देखेंगे कि जो कहीं ना कहीं संविधान बना कब, तो सबको पता है कि बना तो ये 26 नवंबर 1949 को था। ठीक है, लेकिन ये लागू कब हो गया, लागू की बात आती है तो लागू हुआ कब, तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, यानी 1950, एक साल के अंदर ही, अगले साल ही क्या हुआ कि संविधान में संशोधन हो गया, एक साल बाद। तो संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ, 1951 में। और ये प्रथम जो संविधान संशोधन था ये क्या था, भूमि सुधार से था, भूमि सुधार से था। और इसके अलावा इसमें हमने क्या किया कि नवी क्या जोड़ी, अनुसूची भी हमने जोड़ दी। ठीक है, तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था आपका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को कम किया जाता है, निम्नलिखित में से किस इस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कम किया जाता है, राज्य का आपातकालीन, महामारी, राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात। देखिए जब कभी भी आपका क्या लगता है नेशनल इमरजेंसी लगता है, ध्यान रखिएगा, जब भी आपका क्या लगता है नेशनल इमरजेंसी लगता है तो हमारे कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनका हनन किया जाता है, जिनको हमें मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। वो है राष्ट्रीय आपात, जो लगता है आर्टिकल 352 के तहत। लेकिन अपवाद स्वरूप एक बात यह है कि अपवाद स्वरूप की बात करें तो जो आपका अनुच्छेद कौन कौन से 20 व 21, कौन से 20 और 21, ये क्या नहीं होंगे, ये आपके इसका हनन नहीं होगा। इन आर्टिकलों को हमें वंचित नहीं किया जाता है, इन मूल अधिकारों को वंचित नहीं किया जाता है, इनको छोड़कर किया जाता है। आगे देखिए अगला सवाल कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ये कह रहा है तो कितनी है, 12 है, 8 थी 4 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 12 हो गई। केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा होती है ना, आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर डैश पहले दिन प्रस्तुत किया था। अरे भाई एक दिन पहले भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किस अधिनियम या शासकीय दस्तावेज ने इसे प्रतिस्थापित किया, तो अगर आप देखेंगे हमारे भारत में सबसे बड़ा जो अधिनियम था ब्रिटिशों द्वारा बनाया गया वो कौन सा था, भारत शासन अधिनियम 1935 वाला। ठीक है ना, बहुत सारे आर्टिकल्स यानी कि 395 आर्टिकल्स थे जब संविधान लागू हुआ। तो लेकिन आप देखेंगे तो उसमें से लगभग 250 से ज्यादा हमने आर्टिकल तो हमने यहीं से अपना लिए थे, यहीं से उठा लिया था। यानी कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत
कौन सा है, वो है भारत संविधान अधिनियम 1935। बाकी सारी चीजें हमने इधर उधर से ली हैं, बाकी सबसे बड़ा स्रोत तो हमारा भारतीय संविधान का ये 1935 वाला ही है। ठीक है, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में से संशोधन करने की शक्तियां हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद वो पर अधिकार रखता है? यहां पर कह रहा है कि संशोधन अगर भारत के संविधान में अगर किया जाता है तो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? वो किया जाता है 368, और 368 ये कौन सा भाग में है? तो ये भाग हो जाएगा 20। अगर आ जाए कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस भाग में है, तो भाग 20 है, आर्टिकल 368 है। ठीक है ना, तो संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो हमने किस देश से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। कहां से बनाया? दक्षिण अफ्रीका से। यहाँ पे लिख देते हैं कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच नहीं है? ये लिखा है सच नहीं है। ये सवाल आता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया, ये भी ध्यान रखना, 2005 में आया था। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि चोट शारीरिक, भावनात्मक या आर्थिक हो सकती है। क्या इसमें ये नहीं लागू किया गया? यह कार्यस्थल पर घटित हिंसा पर भी लागू होता है। यह घर के वयस्क पुरुष द्वारा चोट या नुकसान, किसी धमकी के मामले पर लागू होता है। डोमेस्टिक शब्द में वे सभी महिलाएं शामिल हैं जो आरोपी पुरुष सदस्य के साथ साझा घर में रहती हैं या रह चुकी हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या ही सही है, तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर 2। यह कार्यस्थल पर घटित हिंसा पर भी लागू होता है। तो अब ये घरेलू हिंसा है तो फिर कार्यस्थल पर क्यों लागू होगा? है नहीं, कार्यस्थल पर घटित हिंसा पर भी लागू होता है, ये वाली बात सही नहीं है। ठीक है ना, चलिए आज का अंतिम सवाल देखते हैं। भाई लिखा 2018 बजट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? राष्ट्रपति का देखो वेतन है नहीं, 4 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख। देखो ये आपका जो होगा ना, ये होता है 5 लाख रुपया होता है, प्रति माह मिलता है। ठीक है, बिना कोई टैक्स लगे हुए। ठीक है ना, कोई भी कटौती नहीं होती है राष्ट्रपति के वेतन में। ठीक है, वहीं पर अगर आप उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, उप राष्ट्रपति का वेतन की अगर बात करते हैं तो इनका वेतन तो कितना है? 4 लाख, 4 लाख रुपए प्रति माह है। ठीक है ना, और मैं अगर बात करता हूं राज्यपाल की बात करते हैं, राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल का कितना है? 3.5 लाख, ठीक है, रुपए प्रति माह इतना है इनका। ठीक है, तो ऐसे अन्य लोगों को भी ऐसे इतना ही मिलता होगा। ठीक है, जो भी संवैधानिक पद हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो आज हमारे कितने थे? ये क्वेश्चन हो गए कितने? टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, जो आपको चीजों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।